हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जॉब मंत्रा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है, जिससे हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट हिंदी का डेली होता है सुबह 7 बजे। डेली सुबह 9 बजे होती है हमारी रीजनिंग की क्लास। उसके बाद अगर हम शाम की क्लासेस की बात करें तो शाम को 7 बजे होती है हमारी जीएस की क्लास और शाम को 8 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। अगर दोस्तों आपको टाइम टेबल नहीं पता था तो टाइम टेबल भी आपको पता चल गया है, और हमारी सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी क्लासेस में आना नहीं भूलना है, सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस आपकी होती हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को अगर आप जांचना चाहते हो तो हमारी डेली क्लास में जुड़े रहिए टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है तत्सम शब्द से। आपको चोंच का तत्सम शब्द बताना है कि चोंच का तत्सम शब्द क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि चोंच का तत्सम शब्द होता है चंचू। अब बात आ जाती है हमारी वर्तनी के ऊपर। तो पहला शब्द है हमारा चुनचू, और दूसरा शब्द भी हमारा चुनचू है, और तीसरा शब्द है हमारा चंचू, और एक ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और हो सकता था चंचू। अब आपको बताना है कि ये वाला चंचू सही है या ये वाला। अगर ये वाला चंचू सही है तब आपको ऑप्शन सी टिक करना है, और ये वाला सही है तब आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको दे रखा है छोटे ऊ वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये ही करेक्ट हो जाएगा। चंचू में च में छोटे ऊ की मात्रा लगती है और एक ही अंक की बिंदी लगती है। बड़े ऊ की मात्रा वाला हो जाता है आपका गलत। तो वर्तनी भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि तीनों के तीन ऑप्शन चंचू ही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। वाक्य है विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक। अब देखिए, विधानवाचक वाक्य वे होते हैं जो डेली नित्य प्रति काम किए जाते हैं, जो लगातार ऐसे ही काम चलते रहते हैं, यानी कि विधिवत। इच्छावाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें आपकी इच्छा प्रकट की जाती है कि आप या तो ऐसे बोल सकते हो कि आपका भला हो, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि काश ऐसा हो जाए। दोनों की दोनों आपकी इच्छाएं हैं। ऑप्शन सी आता है आपका संदेहवाचक, जहाँ पर आपको संदेह यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जहाँ आप कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाते। जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर संदेहवाचक ही होगा, क्योंकि उनको संदेह है कि रमेश जो है वो पढ़ा लिखा है या नहीं। मतलब ना ही उनको ये स्पष्ट है कि वो पढ़ा लिखा है, और ना ही इनको ये स्पष्ट है कि अनपढ़ है। दोनों बातों में उनको कन्फ्यूज़न है, और जहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है उसी को बोलते हैं हम संदेह। बात रह जाती है हमारी लास्ट ऑप्शन नंबर डी, आज्ञावाचक की। तो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं कि जैसे कि आपसे बोला जाए कि एक गिलास पानी लाओ, तो आपको आज्ञा देगी कि दरवाज़ा खोल दो, बंद कर दो। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके आज्ञावाचक वाक्य। तो दोस्तों, हमारा डेली प्रैक्टिस सेट इसी तरह से होता है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना है, और डेली आपको क्लासेस अटेंड करनी है। टाइम आपको बता ही दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जहाँ सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ होता है। तो क्या होता है वहाँ पर? देखिए, सामान्य बात है तो सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किया गया, और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया गया। वहाँ पर तद्गुण होगा संकर, अर्थांतर न्यास या फिर श्लेष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, अर्थांतर न्यास, यानी कि उनके अर्थों का अंतर। अर्थांतर अर्थ प्लस अंतर, तो उनके अर्थों में अंतर स्पष्ट कराया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4।
शुद्ध वाक्य छांटिए। अब आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए से कि उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। अगला आ जाता है कि इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर जो क्रम व्यवस्था वाली गलती है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी गलती है। तो यहाँ पर कौन सी गलती है? क्रम व्यवस्था को लेकर। अब वो क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। इस समय बाद में नहीं आएगा, इस समय आता स्टार्टिंग में। दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। सी ऑप्शन में गलती देख लेते हैं कि सी ऑप्शन में गलती क्या है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, इसमें भी क्रम व्यवस्थीकरण वाली गलती है। डी ऑप्शन, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, इसमें भी वही गलती है, तीनों में सेम गलती दे रखी है। और आपका बी वाला बिल्कुल सही है कि इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शायद कोई कमरे में छिपा है इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द कोई बताना है आपको कि कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। अब आपको पता है प्रश्नवाचक कौन से होते हैं? क्या, कब, कैसे, जिनको आप इंग्लिश में WH वर्ड बोलते हो, वही होते हैं हाउ, व्हेन, वेयर। ये सारे के सारे कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये जहाँ भी आपसे प्रश्न किया जाए कि आप कैसे हो, आप कौन हो, क्या आपने खाना खाया, आप कब आए थे, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे प्रश्नवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक हो जाते हैं आपके जैसे कि जो, सो। ये क्या करते हैं? आपके संबंध प्रकट करते हैं। कोई आपसे बोलेगा कि कोई आया है, तो आपको निश्चित नहीं है कि कौन आया है, तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है जैसे कि स्वयं, आप, यानी जैसे बोलते हो कि अपने आप, तो वो हो जाते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, सबसे पहले आपको देख लेना है कि कौन सा शब्द हमसे पूछा गया है। क्या ये चारों के चारों ऑप्शन में अलग अलग शब्द हैं या फिर एक ही शब्द को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है और उसी का हमको शुद्ध बताना है। तो देखिए आपसे पूछा गया है घनिष्ठ, तो घनिष्ठ आपको सबसे पहले स्वयं से लिख लेना है घनिष्ठ। देखिए घनिष्ठ में ठे बनता है ना कि टे, बस यही चीज़ एक ध्यान रखनी है। बी में घनिष्ठ है और डी वाला भी आप बिल्कुल इनकरेक्ट कर दोगे क्योंकि बड़ा वाला आधा से नहीं बनता, यहाँ पर बनता है षटकोण वाला से। ध्यान क्या रखना है कि घनिष्ठ में टे बनेगा या फिर ठे। तो देखिए घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? तो कहने का मतलब कि 3 ऑप्शंस आपके सही हैं, एक ऑप्शन में आपका गलत दिया गया है। और इस वर्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। नहीं को छोड़ करके ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द, इतना पढ़ लिया और आगे दिया गया था नहीं, तो आपका क्वेश्चन गलत। तो फटाफट से बता दीजिए कि जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसको क्या कहते हैं? बांझ। जो बहुत बोलता हो उसको कहते हैं मितभाषी। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही आपका इनकरेक्ट है। जो बहुत बोलता हो तो उसको तो बहुभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभाषी। और जो बहुत कम बोलता हो उसको कहते हैं हम मितभाषी। तीसरा आ जाता है कि क्रम के अनुसार, तो ये होता है यथाक्रम। जो स्मरण रखने योग्य है उसको बोलते हैं स्मरणीय, यानी कि जिसको याद रखा जाए उसको बोलते हैं स्मरणीय।
तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका इनकरेक्ट है, लेकिन आंसर आपका ऑप्शन बी ही सही होगा क्योंकि हमसे गलत वाला ही पूछा गया है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? अब देखिए, मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में यही बात बोलता हूँ कि आपको एक नोटबुक और एक आपको पेन लेकर के अपने साथ में बैठना है। अब ये क्यों बैठना है? अब देखिए, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलते, जब आप साहित्य पढ़ते हो तो जब सारा का सारा साहित्य एक साथ पढ़ोगे तब आपको साहित्य याद नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर लेने हैं, नोट। तो फटाफट से बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कब नियुक्त किया गया? वर्ष 1900, 1903, 1906 या फिर 1909? तो ये किया गया था 1903 में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। आंखें बिछाना का अर्थ है बाट जोहना, जागते रहना, चिंता में पड़ना या फिर अपमान करना? तो देखिए, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाट जोहने का मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना या फिर राह देखना। तो आंखें बिछाना, और इसका उपयुक्त अर्थ आ जाता है, वैसे अगर बात की जाए इसके सटीक अर्थ की, तो आंखें बिछाने का अर्थ होता है कि बेसब्री से इंतज़ार करना। तो सीधी सी बात है, इंतज़ार करना, बाट जोहना, राह देखना, सारी की सारी एक ही बातें हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक तस्वीर लगी हुई होती थी सबके घर में, तुम कब आओगे? तो वही वाला सीन है, आंखें बिछाना, बाट जोहना। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, इसमें भी आपको सही क्रम में लगाने हैं कि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनका ये रे लेव है, 4 का क्रम इधर उधर करके दिया हुआ है कि इसको सही स्थान पर सेट करना है। पहला और छठा अपने स्थान पर हैं, बाकी के 4 अपने स्थान पर नहीं हैं। तो फटाफट से अपना क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहले हमको देख लेने हैं इसके ऑप्शंस। तो ऑप्शन हमारे वही होते हैं कि एक ये से, दूसरा रे से, तीसरा ले और चौथा बै। तो इस तरह के ऑप्शंस में हमको बहुत आसानी हो जाती है। अगर एक भी हमने पकड़ लिया तो ये वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस हमको एक कड़ी ढूंढनी है जो हमारे क्वेश्चन को सही कर दे और इसको क्रम में लगवा दे। तो सबसे पहले आपको सबसे पहला पढ़ना है कि कला के संबंध में हमारा दृष्टिकोण। अब देखिए, दृष्टिकोण की बात की जा रही है कि हमारा दृष्टिकोण, तो अब इसकी विशेषता बताई जाएगी कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ दृष्टिकोण से संबंधित होगा। तो देखिए, चलिए कराने से पहले एक बात और बता देता हूँ, मुझे ध्यान आ गया पॉइंट, कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अगर आसानी से करना चाहते हैं तो चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए, 1 से लेकर 6 तक सारे के सारे पढ़ लीजिए। जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको कड़ियाँ मिलती चली जाएंगी कि कौन सी कड़ी किसके साथ जुड़ने वाली है। तो आपको इस तरह से अगर करोगे तो आपको और भी आसानी मिल जाएगी आपके सवाल को करने में। लेकिन अगर आप और भी कम समय में करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाली और स्टार्टिंग वाली, यहाँ वाली और स्टार्टिंग, इस तरह से आपको कड़ी जोड़नी पड़ेगी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए हम कर ही लेते हैं डायरेक्टली। बाकी अगर कोई हार्ड आएगा तो उसको जो हमारे डेली वाले प्रैक्टिस सेट होते हैं उसको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको समझा दूंगा। तो पहली लाइन है हमारी, पहली तो अपने स्थान पर ही रहेगी कि कला के संबंध में हमारा दृष्टिकोण ईमानदारी के प्रति ही आग्रहशील होना चाहिए। तो देखिए, अभी तक तो हमको यही लगा है कि ये से स्टार्ट होगा। बाकी के ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं कि कला के संबंध में हमारा दृष्टिकोण वस्तुतः कलात्मक, सौंदर्य, केवल कल्पना, विलास, आदर्श अथवा यथार्थ संबंधी पूर्वाग्रह के स्थान पर अनुभूति की, या फिर हमारा दृष्टिकोण अथवा यथार्थ, हमारा दृष्टिकोण आदर्श अथवा यथार्थ। तो देखिए, इस तरह का कुछ भी इसमें मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब देखिए, अभी भी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमको ऐसा लगा कि सबसे पहले ये आएगा, तो आपको चले जाना है ऑप्शन बी के साथ। लेकिन
इसको चेक कर लेना है कि क्या सारे के सारे ऑप्शन सही बैठ रहे हैं या नहीं। अब देखिए लास्ट में बै दिया है तो सबसे पहले बै को चेक कर लेना है कि अथवा यथार्थ के प्रत्यांकन में निहित न होकर इन दोनों के समन्वय में निहित है। तो ये तो पक्का है कि सबसे लास्ट में बै ही आएगा। और अब इसको एक बार बै के साथ अगर आप जाते हो तो ये रहे लेवे, चारों को इसी क्रम में पढ़ लीजिए कि कला के संबंध में हमारा दृष्टिकोण ईमानदारी के प्रति ही आग्रहशील होना चाहिए। वस्तुतः कलात्मक सौंदर्य केवल कल्पना, विकास, आदर्श अथवा यथार्थ संबंधी पूर्वाग्रहों के स्थान पर अनुभूति की अथवा, तो यहीं पर गलत हो गया ये वाला ऑप्शन कि अनुभूति की अथवा यथार्थ के, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए चेक कर लीजिए कि क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही बैठता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ऑप्शन के हिसाब से चले जाइए। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा कला के संबंध में हमारा दृष्टिकोण आदर्श अथवा यथार्थ संबंधी पूर्वाग्रहों के स्थान पर अनुभूति की ईमानदारी के प्रति ही आग्रहशील होना चाहिए। वस्तुतः कलात्मक सौंदर्य केवल कल्पना, विकास अथवा यथार्थ, तो बिल्कुल और बिल्कुल हमारा सटीक बैठ गया। और हमको पता ही था कि लास्ट में तो बै आना ही आना है, तो बी ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा एक के बाद यह तो बिल्कुल उपयुक्त लग रहा था, लेकिन आगे जा कर के हमारा हो गया गलत। तो इसलिए क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि अगर आपका ऑप्शन मिल जाता है तो उसको एक बार उसी ऑप्शन के क्रम के अनुसार पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है दोस्तों कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। पहला है तृण और दूसरा है त्राण। तृण साधारण, तिनका डैश मुक्ति, विनम्र और कुश की नोक। त्राण आ जाता है शोषण, कुटिल, छुटकारा या फिर आसन। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम दोनों में से किसी एक की। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपसे पहले तृण पूछा है तो पहले तृण का आंसर देना होगा और बाद में त्राण तो बाद में त्राण का। कभी कभी ऐसा होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए जो आसान होते हैं पहले त्राण का दे दिया और फिर तृण का दे दिया और आप इसी ऑप्शन को टिक कर देते हो, जो हो जाता है आपका गलत। बताना है कि तृण का अर्थ है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये तो आपको पता होगा कि तृण का अर्थ होता है तिनका और त्राण का अर्थ हो जाएगा मुक्ति या फिर छुटकारा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप कहीं सर्च करोगे, जब आप सर्च करते हो तब आपको चीज़ें नहीं मिलती और फिर मिल जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, फिर वहाँ आपको पछताना पड़ता है। फिर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और आपका फिर कभी रिवीजन नहीं होगा तो फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। बस इतना ध्यान रहेगा कि हाँ हमने कहीं ये क्वेश्चन पढ़ा था। अगर आप इसको कहीं अपनी अलग एक बुक में यानी कि नोटबुक में इसको ऐड कर लोगे, इसको नोट कर लोगे रिवीजन के लिए, जो आपकी रिवीजन नोटबुक है जिसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लिखते हो, तो उसमें आप इसको रिवीजन के लिए रख लोगे, तब आपका रिवीजन हो जाएगा, तो फिर ये आपको याद रहेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द हैं? तो इनमें से किसी एक विकल्प में है और बाकी के आपके ऑप्शंस हैं गलत। सबसे पहला आ जाता है औषध, दवा, भेषज और वैध। अब देखिए क्या दवा का पर्यायवाची शब्द वैध हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला आ जाएगा अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष और दिव्य। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है पीयूष की और यहाँ बात की गई है दिव्य की, तो ये भी आपका गलत है। जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, चारों तालाब के पर्यायवाची हैं। लास्ट आ जाता है रीति, पद्धति, त्रास और प्रणाली। तो यहाँ पर त्रास अलग कर दिया। रीति भी वही है, पद्धति भी वही है और प्रणाली भी वही है, लेकिन त्रास आपका बिल्कुल अलग कर दिया।
इसी हिसाब से यहाँ पर भी अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष दिव्य ये भी अलग अलग दिए हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उल यानी कि उ और लय में दिया गया है आपका हलंत, और हलंत का मतलब होता है इसका आधा लय, क्योंकि आधा लय इस तरह से तो आप लिखोगे नहीं, तो उसके नीचे हलंत लगा करके दे दिया जाता है। अगला आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उ या फिर उत या फिर न। तो आपको पता होगा जब आप इसको अलग अलग करते हो तो इसको अलग करने के लिए करते हो आप उत प्लस के लंघन। तो क्या उपसर्ग हुआ आपका? उत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने भी ऑप्शन ए टिक किया था सभी का गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर आएगा आपका उत, वो भी तय में हलंत के साथ। अगला आ जाता है आपका साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो जब आप इसको अलग करोगे तब आप इसको अलग करोगे साहित्य प्लस के एक, तो कौन सा उपसर्ग हुआ आपका? एक, ना कि इत्तिक। सा का तो कोई मतलब ही नहीं है। सा है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में होते हैं हमारे उपसर्ग, ना कि प्रत्यय। प्रत्यय आते हैं अंत में। तो आपका सही जो आपका आंसर होगा वो होगा एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, साहित्य प्लस के एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। अंतरंग का विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट्स में। 200 क्वेश्चन पर विलोम शब्द के कराए थे, वो भी सारे के सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स वाले, जिनमें आपको कन्फ्यूजन होता था। 2 ऑप्शंस में आप फंस जाते थे कि बी होगा, सी होगा, या ए होगा या बी होगा, इस तरह से कि 2 क्वेश्चन आपको सही लगते थे और होता था एक, और आपका अक्सर गलत हो जाता था। तो ये सारे के सारे डाउट्स मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। प्रत्येक क्लास में 50 विलोम शब्द आपको कराए थे, तो इस हिसाब से 4 क्लासेस के अनुसार आपके 200 विलोम शब्द हो गए थे। इसी तरह से 200 पर्यायवाची शब्द भी कराए थे, 50-50, यानी प्रत्येक क्लास में 50 पर्यायवाची, और एक पर्यायवाची के साथ 10-10 एक्स्ट्रा पर्यायवाची शब्द आपको मैंने समझाए थे। तो फटाफट से अंतरंग का विलोम शब्द बताना है। अंतरंग बाहरी, बहिरंग, ऊपरी या बाह्य। तो देखिए अंतरंग का सही विलोम शब्द होगा बहिरंग। अक्षत का विलोम बताना है। तो देखिए जब मैंने आपको पोल लगवाया था तब भी आपको अक्षत का भी बता दिया था, और व्रीहि भी बताया था कि व्रीहि क्या होता है। तो ये दोनों एक ही बात हैं। तो अक्षत का विलोम भी बताना है, और आपको ये भी बताना है कि अक्षत क्या होता है। तो अक्षत का विलोम क्षति, चावल, विक्षत या पूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। अक्षत का विलोम शब्द विक्षत। अब मैं बता दूं कि अक्षत क्या होता है। तो अक्षत बोलते हैं चावल को, और व्रीहि भी बोलते हैं दोस्तों चावल को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए अब यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग बोलते हो कि सर 80 क्वेश्चन कराइए। अब ये दिया गया है आपको एजेंडा। एजेंडा का पर्यायवाची हिंदी पर्याय बताना है कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। अब जब 25 करा रहा हूँ तो ये वाला क्वेश्चन एक आया आपके लिए, और जब 80 कराऊंगा तो यही वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके लिए आ जाएंगे। पर्यायवाची से 4-5 पूछ लेगा, विलोम शब्द 4-5 पूछ लेगा, बात वही है। सिर्फ अंतर इतना है कि एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ये बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन कराता हूँ, और जब 80 क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर मुझे मतलब इधर उधर के आसान से क्वेश्चन भी उसमें रखने पड़ेंगे, और ये कराता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट। तो इसलिए 80 वाले का महत्व अधिक मत समझिए, 25 वाले का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो सारी की सारी क्लासेस लेनी है, 25 वाली भी और 80 वाली भी। यहाँ तक 60 वाली भी मैंने आपको कराई है, 25 वाली भी और 80 वाली भी आपको कराई हैं। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का एजेंडा हिंदी का हिंदी पर्याय क्या है। इस तरह के कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि कम से कम 3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हिंदी आएंगे और 3 क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 4-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। तो एजेंडा का हिंदी में क्या होता है? कार्यव्रत, कार्यसूची, कार्यकारी या फिर कार्यकाल।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यसूची। एजेंडा क्या होता है? आपकी कार्यसूची। सेमिनार का सही अर्थ संगोष्ठी, बैठक, समारोह या सम्मेलन। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि सेमिनार का सही अर्थ क्या होगा। तो सेमिनार का सही अर्थ होगा संगोष्ठी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, पंचानन में कौन सा समास है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा कि पंचानन में हमारा तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय या दिगु। दिगु तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। बात बचती है 3 पर आकर के, सॉरी दिगु भी हो सकता है, मैंने इसको कुछ द्वंद्व समझ लिया था। तो देखिए दिगु भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय, चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। अब कुछ बच्चे दिगु के साथ जाने वाले हैं और कुछ बच्चे बहुब्रीहि के साथ। इस क्वेश्चन में आपको बहुत तगड़ा वाला कन्फ्यूज़न होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलने वाले हैं कि इसमें बहुब्रीहि होगा और बहुत सारे बोलने वाले हैं इसमें दिगु होगा। तो जब आपको देखिए दोस्तों, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया होता तब आपको दिगु के साथ जाना था, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन दिए जाएं तब आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है बहुब्रीहि की। तो आपको 70% बहुब्रीहि के साथ छोड़ना पड़ेगा और 30% आपको दिगु के, और जो ज़्यादा वाला होता है हम उसी के साथ जाते हैं। तो देखिए जिसका पड़ला भारी वही हमारा ऑप्शन सही। तो आपको बी ऑप्शन के साथ ही जाना है, बहुब्रीहि समास के साथ ही जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो देखिए ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर भारतेंदु। बात की जा रही है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिया। 3 रचनाएं केशव दास की हैं और 1 रचना केशव दास की नहीं है। तो ललित ललाम केशव दास की नहीं है दोस्तों। अब आपके दिमाग में आएगा जब इनकी नहीं है तो फिर है किसकी? तो मैं आपको बता दूं कि ये ललित ललाम है, मती राम जी की रचना, और ये ब्रज भाषा के कवि थे, इनको ब्रजभाषी भी बोला जाता है। तो कौन हुए? मती राम। तो फटाफट से आपको ये भी नोट कर लेना है कि ललित ललाम किसकी है, और केशव दास की भी आपको 4 रचनाएं यहाँ पर मुफ्त में मिलती हैं, 3 रचनाएं, तो इनको भी नोट कर लेना है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं रचना से। तो रचना आपको मैंने एक क्लास यानी कि रचना का एक पार्ट ही आपको कराया है, वो भी आपको ट्रिक मान लीजिए या उनको रिलेट करके मान लीजिए, एक कहानी सी बना करके। और कहानी भी इतनी लंबी नहीं कि बहुत लंबी कहानी हो, जितनी रचनाएं हैं कहानी में उतने ही शब्द जोड़े गए हैं। रचनाओं को इस तरह से सेट किया गया है ताकि आपको उसको पढ़ते समय ऐसा लगे कि एक हमारी स्टोरी सी चल रही है। स्टोरी भी आपको समझा दी है और बहुत सारी रचनाएं आपको याद करा दी हैं। उसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दिया है कि क्या आपके वो काम आ रही हैं या नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हिंदी टॉपिक वाइज आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे अलंकार, और अलंकार से ऊपर मिलेंगी रचना। या जैसे ही आप चैनल को ओपन करते हो और होम पर जाते हो तब आपको सबसे पहले रचना की वीडियो ही मिल जाएगी। तो जा कर के देख लेनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कौन सी अवधी भाषा की रचना नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका या फिर चंदायन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। कमेंट बॉक्स में बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब आपको बताना है कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि श्रृंगार में बड़ा श्रेय नहीं बनता। फिर कौन सा बनेगा? तो ये हो गया श्रृंगार, और ये तो है बड़ा से। अब आपको ये तो पता है कि बनता तो श्रेय वाला ही है, या तो पूरा बनेगा या फिर आधा। तो श्रृंगार ये होता है और ये आधा श्रेय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और आज का
सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। बताना है कि शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी से आज आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप समझ सकते हो कि शुद्ध वर्तनी को आपको अच्छे से कर लेना है। एक सेकेंड, ये आ गए हम अपने क्वेश्चन पर। तो बताना है कि दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहली बात, दर्शनाभिलाषी में बनेगा ये वाला, यानी षटकोण वाला से, और षटकोण वाला से सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बाकी का कुछ नहीं देखना, ना ही छोटा से और ना ही बड़ा से। डी ऑप्शन में तो दर्शन भिलासी दे दिया, साफ साफ गलत। सी ऑप्शन में भी दर्शन भिलासी है, और ए ऑप्शन में अगर आपका कुछ सही है तो सारा का सारा सही है, लेकिन क्या सही नहीं है, से। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। अब बताना है आपको कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। अब देखिए, कथन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, और कथन आपको पता नहीं होता और ना ही ये आपको कहीं बुक में मिलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और लिख लेने हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास वर्मा, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हो और लाइक करने में भी, तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। और तैयारी अगर आपको करनी ही है तो चैनल को क्यों ना सब्सक्राइब कर लिया जाए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिया जाए। PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए ख़ास तौर पर एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको जा कर के भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बोलते हो कि सर स्टडी मटेरियल के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना दीजिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।